दुश्मन की भी मदद करते हैं पीएम मोदी। ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे? भारतीय ग्लोब मास्टर तुर्की में लैंड हुआ और उसके बाद देखिए ये चीजें भारत से भेजी गई हैं तुर्की में मदद के लिए। ये देख रहे हैं गाड़ियां निकल रही हैं, एम्बुलेंसेज भारत से जो एम्बुलेंस भेजी गई है वो आप देख रहे हैं, सामान राहत सामग्री भारत से भेजी गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। ये एनडीआरएफ के जवान जो भारत से गए तुर्की मदद करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि बेशक आप दुश्मन हैं लेकिन बुरे वक्त में हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम भारत हैं, और इसी बड़े दिल को दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने मदद भेजी है। रिपोर्ट देखिए। भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दुश्मन के लिए भी पीएम मोदी का बहुत बड़ा दिल है। पाकिस्तान के मददगार को भी मोदी ने मदद भेज दी। बार बार भारत के विरोध में खड़े होने वाले पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की की हालत बेहद खराब हो गई है। 10 से ज्यादा शहर मलबे में तब्दील हो गए और हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, और कुछ दिख रहा है तो मलबे से निकलती लाशें। हालात इतने खराब हैं कि तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। अभी मरने वालों की संख्या 8 गुना तक बढ़ सकती है। पूरे तुर्की में भूकंप आने के बाद त्राहिमाम मचा है। एर्दोगन ने 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तुर्की की डरावनी स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री मोदी का दिल पसीज गया और पीएम मोदी ने रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की फौज भेज दी है। इसके साथ ही राहत और बचाव की सामग्री भी भेजी है। अब आपको बताता हूं कि आखिर भारत ने क्या कुछ मदद भेजी है तुर्की में। अभी ये शुरुआती मदद है। ये देख रहे हैं आप, ये ग्लोब मास्टर आप देख रहे हैं जो तुर्की में लैंड किया है, और एर्दोगन को, उनके देश को राहत सामग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी। तो राहत सामग्री की पहली खेप पहुंच चुकी है तुर्की। एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गई हैं वहां बचाव के लिए, क्योंकि इमारतें ढह गई हैं, लोगों को निकालना है। दोनों टीमों में 100 से ज्यादा जवान शामिल हैं। 5 महिला रेस्क्यू स्टाफ भी भेजा गया है। सेना ने फील्ड अस्पताल को तैयार किया है। वहां पहुंचकर अस्पताल में 30 बेड की सुविधा दी गई है। अस्पताल में एक्सरे की सुविधा भी दी गई है। भारतीय सेना ने वहां जाकर वेंटिलेटर्स भी लगाए हैं, कार्डियक मॉनिटर्स बेड पर लगाए गए हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी अस्पताल में लगाए गए हैं। 89 सदस्यीय मेडिकल टीम इलाज करेगी। न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम भी भेजी गई है वहां। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। ये जानते हुए कि तुर्की पाकिस्तान का सिंपैथाइजर होता है कई बार, और जब वो संकट में आया तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो बात बता रहे थे वो भावुक थे। उन्होंने कच्छ के भूकंप को याद किया कि हमने कच्छ के भूकंप को विभीषिका को सामने से देखी है। तो ऐसे में तुरंत तुर्की के लिए सबसे पहले सहायता के लिए निकलना, क्योंकि भारत के पास स्पेशलिस्ट हैं भूकंप के समय में काम करने वाले लोग। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो परिचय है मानवता का, वो चेहरा जो आज हमने देखा, हमको उनका साथी होने में बहुत गर्व हुआ। अब देखिए जरा, दुश्मन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद करने से पहले ये नहीं सोचते हैं किसको वैक्सीन भेजनी है, किसको इस वक्त मदद भेजनी है, क्या दुश्मनी तुर्की के साथ, उसके बाद ही मदद भेजी गई है। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग जानते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। एर्दोगन ने कहा कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम और खास है, उतना ही कश्मीर तुर्की के लिए भी अहम है। सोचिए जरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया तुर्की ने, उसके बाद भी हमने मदद भेजी। जब 370 को हटाया गया तब भी तुर्की ने विरोध किया था। अब तुर्की को मदद चाहिए तो पाकिस्तान कैसे मदद करेगा, वो तो खुद भीख मांग रहा है। मोदी का दिल इतना बड़ा है कि दुश्मन की मदद कर रहे हैं, उसके बावजूद तुर्की की तबाही देखकर पीएम मोदी खुद भावुक हुए। 1965 में आपको बताऊं, उस युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, फिर भी आज हम तुर्की की मदद कर रहे हैं। 1971 में भी पाक को तुर्की ने सैन्य सहायता दी थी। इसके बाद तुर्की के साथ दूरियां और बढ़ गई। अब मैं आपको बताता हूं भारत और तुर्की के रिश्ते कैसे हैं। दुनिया की तुलना में बहुत कम भारतीय हैं जो तुर्की में रहते हैं। 2022 तक तुर्की में करीब सिर्फ 1700 भारतीय रहते थे। तुर्की के स्कूलों में भारतीय छात्र भी दुनिया की तुलना में कम है, फिर भी हम निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ 193 छात्र तुर्की में हैं। भारत और तुर्की के बीच कारोबारी असंतुलन भी कम है, यानी भारत बेचता तो ज्यादा है लेकिन खरीदता कम है। 2021-22 में तुर्की के साथ 80,000 करोड़ का कारोबार हुआ। इसमें 65,000 करोड़ का तुर्की को निर्यात हुआ था और 15,000 करोड़ ही सिर्फ तुर्की से आया सामान। तमाम स्थितियों के बाद भी मोदी ने तुर्की की मदद की है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, भारत ने बड़ा दिल दिखाया, मदद की, लेकिन वो पाकिस्तान जिसके साथ तुर्की खड़ा है,
क्या वो मदद करने की हालत में है? पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी है वहां पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम, हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। देखें जी, हालात तो नहीं है, लेकिन ना दिल बड़ा होना चाहिए। जब दिल बड़ा होता है ना, कश्मीर का जब जल्जिला आया था 2005 में अगस्त, तो लोगों ने जो है ना अपने कपड़े जो है ना हल्के पहन लिए थे, लेकिन उनको अच्छा सामान भेजा था। तो ऐसी भी बात नहीं है कि अवाम मदद कर नहीं सकती, लेकिन बात यह कि उस मदद के लिए एक चैनल तो उनको चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने अगर मदद करनी है तो मैं खुद सारा सामान इकट्ठा करके जो है वो तुर्की चला जाऊँगा। ये हमारे हुक्मरानों की आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही है। ये लड़ाई खत्म होगी तो हम किसी की इमदाद कर सकते हैं। हमारे घरों में लड़ाइयाँ हुक्मरानों की। रात तक कोई ऐलान आ जाए और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ। हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं, वो देखें, कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है गवर्नमेंट। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत ने जब मदद की है तो उसके बाद तुर्की को भी समझ में आया कि पाकिस्तान जो खुद कंगाल है क्या मदद करेगा। आइए आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है पिलर ग्राफिक्स से, कि आखिर क्या कुछ लिखा है पिलर ग्राफिक्स में। मैं बताने जा रहा हूं तुर्की के राजदूत क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, मदद भेजने के लिए भारत को तुर्की ने दोस्त बताया है। लिखा, दोस्त हिंदी और तुर्की समान शब्द है, जरूरत में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त है, मदद के लिए धन्यवाद। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि वहां हालात क्या है और भारत ने क्यों मदद की। तस्वीर देख रहे हैं आप, एम्बियंस दीजिए। ये पूरी इमारत गिरी उस दौरान जिस वक्त जैसे ही भूकंप आया, उसके बाद ये इस तरह की न जाने कितनी इमारतें देख रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ रही है और आसपास इमारतें गिरती चली जा रही थी। इसी तरह की तस्वीरें कल भी मैंने आपको दिखाई। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रीट को देखिए, इस गली को, पूरी गली कांप रही है, यानी कंपन आपको नजर आ रहा है। ये देखिए इमारतें गिरनी शुरू हो गई एक एक करके। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं लोग जा रहे थे कार से और अचानक बिल्डिंग गिर गई। लोग जा रहे, पुलिस में लीजिए जरा इस तस्वीर को एम्बियंस के साथ। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये तस्वीर कहां की है, जहां पर भूकंप का केंद्र था, इसके नीचे उस जगह की रोड की हालत देखिए जरा। भूकंप के केंद्र जहां पर था, पूरी सड़क 2 हिस्सों में बट गई। पुलिस ने लीजिए जरा तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए जरा नीचे, देखिए दरारें, देखिए सड़क। यही था भूकंप का केंद्र, इसके नीचे, और जहां भूकंप का केंद्र था, सड़क का हश्र देख लीजिए क्या हो गई सड़क। सोचिए जब ऊर्जा निकली नीचे से, उसके बाद देखिए नीचे गाड़ी भी आपको नजर आ रही है। यहीं से भूकंप आया, उसके बाद की हालत आप देख रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में क्या तबाही आ सकती है, क्या ऐसी स्थिति है, इमारतों का ये हाल है क्या, कितना खतरा है। एक्सपर्ट्स को भी सुनवाएंगे आपको। भारत में हर साल आपको बताऊं 1000 बार भूकंप आता है। कभी बेहद हल्का होता है, कभी मध्यम दर्जे का होता है। साल में 200 से 250 बार धरती हिलती महसूस होती है। भारत का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी क्षेत्र में है इस वक्त, और पूरे देश में भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। 5वें जोन में देश का कुल 11% हिस्सा आता है। एक रिपोर्ट में दावा है कि भारत भूकंप जोन में घुस चुका है, मतलब भारत में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और उत्तराखंड और हिमाचल में सबसे बड़ा खतरा है, भूकंप की तीव्रता 7.8 से 8.5 के बीच हो सकती है। भूकंप आया तो असर पूरे उत्तर भारत में नजर आएगा, चाहे जगह समतल हो, असर गंभीर हो सकता है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमायूं रेड जोन में आते हैं। गढ़वाल और कुमायूं भूकंप का केंद्र बन सकते हैं। एक्सपर्ट से कहते हैं 1505 और 1803 में उत्तराखंड में तीव्र भूकंप आ चुका है। आइए सुनिए जरा, आपको सुनवाता हूं एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं भारत में जो इमारतें बनी हैं उनको लेकर और भूकंप को लेकर। जहाँ तक हम हिंदुस्तान का सवाल करें, हम 5 जोन में बटे हुए हैं, जोन 3, 4 एंड 5। 5 हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, और जो हमारा NCR का रीजन है, यहाँ पर 2-3 फॉल्ट लाइन आती हैं, जयपुर फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट और सोना फॉल्ट। तो हमको तैयार रहना चाहिए।
हमारे बिल्डिंग्स तगड़े रहने चाहिए और हमारा जो प्लानिंग है वो सही रहना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्स अच्छी रहनी चाहिए और खुदा ना खास्ता अगर भूकंप आए तो हमें अपनी जान बचाने का तरीका आना चाहिए। और ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हम लगातार बोल सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा भूकंप यहाँ ना आए। उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है जो कि भूचाल प्रभावित एरिया है, तो वहाँ पे भी भूचाल आ सकते हैं। ऐसा होता है कि या तो नीचे से जो वॉल्केनो फटता है, जो धरती के अंदर जो गर्मी जमा होती है। आइए